आज का लेक्चर हमारा है अबाउट द स्कोप एंड यूजेस ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड हाउ इट वर्क्स। वेल, एयर कंडीशनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। नॉर्मली देयर आर टू जोन्स, वी आर टू टॉक अबाउट इनर जोन एंड आउटर जोन। और आउटर जोन या इनर जोन जिस चीज़ का भी आप कंफर्ट लेवल चाहिए होगा उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा सिस्टम लगाना पड़ता है। जैसे कि एक मॉडल सिस्टम है, पे एक दिखाया हुआ है एक स्केच की सूरत में, जिसमें आपको बाहर की एयर होती है, ह्यूमिडिफायर्स होते हैं, रिसाइकलिंग होती है, प्री हीटिंग होती है, डीह्यूमिडिफाइंग हो सकती है इन समर, ठीक है, फिल्टर रखते हैं क्लीन करने के लिए। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक बहुत बड़ा पैकेज होता है और उसको हमें कंट्रोल करना होता है टू प्रोवाइड एयर कंडीशनिंग। What is the scope of air conditioning? Air conditioning is the process of treating air in an internal environment to establish and maintain required standard of temperature, humidity, cleanliness and motion. So air conditioning सिर्फ टेम्परेचर को कम करने के लिए नहीं होती, बल्कि इसके अंदर हमारे पास ह्यूमिडिटी को भी क्या कहते हैं कंट्रोल करना है, क्लीनलीनेस को भी और एयर मोशन को भी। यानी अगर आपका एसी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा फेंक रहा होगा तब भी आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। एयर कंडीशनर अगर आपको सिर्फ टेम्परेचर कम कर रहा है फिर गर्मियों में और ह्यूमिडिटी कम नहीं कर रहा तो भी आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। नॉर्मली दो टाइप के सिस्टम होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम हॉट वाटर और स्टीम हीटिंग सिस्टम एज देयर इज विंटर, और विंटर में हम बात करते हैं कि अगर हमें स्टीम हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है कमरे को गर्म करने के लिए, तो उसमें क्या क्या होता है नॉर्मली हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास बर्नर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बर्नर जो है वो वाटर को हीटअप कर रहा है। हीटअप करने के बाद स्टीम, या इसे आप कहेंगे पूरा जो पैकेज जो है इसे हम कहते हैं ये एक बॉयलर है, ठीक है। बॉयलर के अंदर वाटर की स्टीम बनती है। हॉट स्टीम जो है वो पाइपिंग के ज़रिए रूम तक जाती है जहाँ पे एक रेडिएटर लगा हुआ होता है, ठीक है। जो जिसे कंट्रोल किया जाता है एक वॉल से, ये वॉल है और दिस वन इज़ द रेडिएटर। रेडिएटर लगा हुआ होता है। रेडिएटर जो है रूम के अंदर हीट सप्लाई करता है, ठीक है। और जब हीट उसमें से निकल जाती है तो जो स्टीम होती है वो दोबारा से पानी बन जाता है। पानी बन के क्या करता है वो यहीं पे जो दूसरा पाइप लगा हुआ होता है उसी के ज़रिए वापस इससे आता है इस तरह से। और इसका पाइप इसमें भी छोटा है क्योंकि जो वाटर होता है इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, स्टीम का वॉल्यूम जो होता है वो ज़रा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह ये दोबारा साइकिल वापस पानी आ जाता है और दोबारा हीटअप होता है और यूँ साइकिल ये चलता रहता है। दिस इज़ आवर हॉट वाटर और स्टीम हीटिंग सिस्टम। इसी तरह अगर हम वार्म एयर सिस्टम की बात करें तो वार्म एयर सिस्टम के अंदर क्या होता है हमारे पास, नीचे यहाँ पे ये हमारे पास एक मोटर लगी हुई है, ठीक है। और ये क्या करती है हमारे पास हीटेड एयर जनरेट करती है। वार्म एयर यहाँ से ये पोर्शन है, ये लिखा हुआ वार्म एयर, ये हमारी मोटर लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से वार्म एयर जो है वो डक्ट्स के थ्रू सप्लाई होती है मुख्तलिफ पोर्शन में, ठीक है। इन्हें हम ये जो ये पाइप्स नज़र आ रहे हैं हमको, ये वाले ये डक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ से रजिस्टर्स, ये चीज़ें हैं, ये क्या है हमारे पास रजिस्टर है। रजिस्टर के ज़रिए रूम के अंदर चली जाती हैं। ये अक्सर आपने बड़ी बिल्डिंग्स हॉस्पिटल्स वगैरह में लगे हुए देखे होंगे। तो यहाँ से जो वार्म एयर होगी वो रूम में सप्लाई होगी और दूसरी एयर जो है इनटेक एयर जो है वो कोल्ड एयर जो होगी वो एक ना एक जगह से यहाँ से वापस आ जाएगी। सो दिस इज़ और वार्म एयर सिस्टम। एप्लीकेशंस क्या है जी हमारे पास एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। सबसे मेन जो हमें पता है वो तो ह्यूमन कंफर्ट है, ठीक है। बट इसके अलावा प्रोसेस कंट्रोल में भी यूज़ होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हमें एयर कंडीशनिंग चाहिए, प्रिंटिंग में चाहिए, फोटोग्राफी में चाहिए, कंप्यूटर रूम में चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ में चाहिए एंड मैनी मोर। तो मेन कंपोनेंट्स हमारे पास एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अब एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हीटिंग एंड कूलिंग दोनों आते हैं। तो हम सिर्फ हीटिंग सिस्टम या कूलिंग सिस्टम की बात नहीं करते बल्कि हम दोनों की बात करते हैं। तो मोस्टली हीटिंग और कूलिंग दोनों के अंदर क्या होगा, एक हीटिंग सोर्स होगा ताकि हीट ऐड कर सके फ्लूइड के अंदर, एक कूलिंग सोर्स होगा जो कि हीट रिमूव कर सके। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा डक्ट्स या पाइपिंग, डक्ट्स एयर की सूरत में और पाइपिंग वाटर की सूरत में, ठीक है। और ये दोनों फ्लूइड ही होते हैं। ये फ्लूइड यानी जो है वो रूम तक लेके जाएंगे हीटिंग करने के लिए, कूलिंग करने के लिए। एक हमारे पास इक्विपमेंट होगा जिसे हम फैन या पंप, फैन इन केस ऑफ एयर ताकि प्रेशराइज रहा जा सके, और पंप इन केस ऑफ वाटर ताकि उसके अंदर एनर्जी आ सके टू मूव। डिवाइसेस होंगी, रेडिएशन डिवाइसेस होंगी हमारे पास ट्रांसफ़र हीट करने के लिए फ्लूइड को, जिसे हम रजिस्टर्स हैं या रेडिएटर्स हैं, ये सारे हमारे क्या हैं डिवाइसेस हैं। ये हमारे पास एक
जनरल सिस्टम बनाया दिखाया हुआ है। दोनों का मेन जो हमारे पास पार्ट है, सबसे पहले हम हीटिंग सिस्टम को देखते हैं। तो ये हमारे पास बॉयलर है, बॉयलर से हीटअप हुआ, ठीक है। ये जो बॉयलर है यहाँ से हॉट वाटर जा रहा है, हॉट वाटर से क्या हुआ, हीटिंग कॉइल, इट्स अ कंबाइंड सिस्टम, ठीक है। हीटिंग कॉइल जो है वो हीटअप होगा हीटिंग कॉइल से। ये यहाँ पे भी जो कॉइल है ये वाला, ये हीटिंग कॉइल है नंबर 2। इधर से एयर आ रही है, इनकमिंग फैन एयर आ रहा है। अब ये वाला जो सिस्टम, जो ब्लू वाला सिस्टम है, ये ऑफ है, ठीक है। नंबर 5 काम नहीं कर रहा है इस वक्त। अगर हम बात करें सर्दियों की, एयर आएगी, एयर यहाँ से पास आउट करके इसमें चली जाएगी जी नंबर 2 में। नंबर 2 में जो कॉयल है वो ऑलरेडी हीटअप है। हीटअप किसकी वजह से, बॉयलर के पानी की वजह से हीटअप है। एयर इस गर्म वाले कॉयल से टकराएगी तो गर्म हो जाएगी और गर्म से अंदर आ जाएगी, ठीक है। अंदर आकर रूम को गर्म कर देगी। ये तो एयर सिस्टम हो जाएगा। अगर इसी में एयर सिस्टम नहीं चलाना, जिनको रेडिएटर सिस्टम चलाना है, तो ये वाला सिस्टम देखिए 1 से 3 वाला, डायरेक्ट वाटर से भी हम हीटअप कर सकते हैं रूम को, ठीक है। और एग्जॉस्ट वेंट ये हमारे पास है जो रूम से वेंट एग्जॉस्ट हो गया, क्लियर। ये तो था हमारे पास हीटिंग सिस्टम। अब हमारे पास क्या है कि ये जो एयर एक्सट्रैक्ट है फैन का, ये भी इसमें ताकि हम एयर को जो है बाहर निकाल सकें, ठीक है। तो आप फ्रेश एयर ताकि बार बार आ सके रूम में, एयर तो एक बराबर ही रहेगी। अच्छा, इसके रेसिप्रोकल अगर हम बात करते हैं एयर सिस्टम की, तो चिलर लगा हुआ है। चिलर से हमारे पास HVAC कंट्रोल, जो चिलर है वो कूलिंग कॉइल को कूल करेगा, ठीक है। कूल करेगा, इनकमिंग एयर जो होगी वो फैन के जरिए आएगी, ठंडी होकर वो अंदर चली जाएगी और सेम वही प्रोसेस होगा जो कि पहले हो रहा है। यहाँ से एग्जॉस्ट हो गया, हवा बाहर चल गई, क्लियर है। अब ये जो सारा कुछ है, इसे कंट्रोल क्या चीज़ करती है, इसे कंट्रोल करता है हमारा HVAC कंट्रोलर। तो कौन सी चीज़ हमें पता चाहिए, यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए होते हैं रूम के अंदर जो कि सेंस करते हैं कि हमारा टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, कितना चाहिए। और ये टेम्परेचर जो होता है, ये जो सेंसर होते हैं, ये सिग्नल देते हैं कंट्रोलर को कि भाई अब हमें सर्दी लग रही है तो गर्म होना चाहिए। जो भी आपने फिक्स किया होगा, लेट्स से 26 डिग्री सेल्सियस ऐसा फिक्स किया हुआ है। और अगर आप दो सिस्टम इकट्ठे चलाते हैं, तो अगर 26 से कम होगा तो क्या होगा, इट विल हीट अप, बॉयलर चलेगा। अगर 26 से ज़्यादा होगा तो इट विल ट्राई टू कूल डाउन। सो दैट्स अवर सिंपल सिस्टम। नॉर्मली एयर कंडीशनिंग सिस्टम की 3 टाइप्स होती हैं। इंडिविजुअल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यूनिटरी और पैकेज, सेंट्रल सिस्टम जिसे कहते हैं हाइड्रोनिक सिस्टम। इंडिविजुअल सिस्टम वो होते हैं जो सेल्फ कंटेन होते हैं, फैक्ट्री में बनते हैं, एक या दो रूम्स को ठंडे के लिए नहीं होते हैं, इस करने के लिए होते हैं। कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन फैन का जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके वो उसके ऊपर काम। सबसे मेन टाइप इसके अंदर हमारे पास जो पहले यूज़ होती थी अब कम हो गई है, विंडोज़ AC होते हैं, फिट होते हैं वॉल्स के अंदर, ठीक है। कंपोनेंट्स होते हैं इनमें सारे, कंप्रेसर भी होता है, कंडेंसर भी होता है, एक्सपेंशन वॉल, कॉइल, एवापोरेटर, कूलिंग कॉइल, वो सारे कंपोनेंट्स जगह हमने लास्ट टाइम साइकिल में पढ़े थे, वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, किसमें, एक बॉक्स के अंदर। एडवांटेजेस क्या हैं, सिंगल यूनिट एयर कंडीशनर है, लेस एफर्ट नीडेड टू इंस्टॉलेशन, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, कॉस्ट चीपर है। दूसरे होते हैं स्प्लिट AC जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम है हमारे पास, ठीक है। कंप्रेसर जो होता है इज़ लिंक टू द इंटरनल ड्रेन। इसका जो कंप्रेसर है वो बाहर वाले से अंदर वाले से क्या होता है, एक ड्रेन पाइप और इलेक्ट्रिक केबल के जरिए कनेक्ट होता है। ये कंडेंसिंग यूनिट है इसका, और एयर हैंडलिंग यूनिट बाहर है। लेस स्पेस इंस्टॉलेशन की लेता है, साइलेंट है, मोर साइलेंट है विंडो AC के लिए, मिनिमली अफेक्ट रूम डिकॉर, आपका डिकॉर ख़राब नहीं होता, और विंडो से बगैर रूम इंस्टॉल हो जाता है। पैसिव एयर कंडीशन है, पैसिव एयर कंडीशन भी आपने देखे होंगे, ये बड़े मीटिंग हॉल्स वगैरह में आजकल लग रहे होते हैं। ये जो कैसेट्स की शेप हैं ये सीलिंग्स में लगते हैं, ये बिल्कुल पता नहीं लगता कि एयर कंडीशन चल लगे में नहीं। नॉर्मली आपके जो भी रूम डिकॉर है या होटल डिकॉर है वो ख़राब नहीं होती, ठीक है। जहाँ पे अपने स्प्लिट और दूसरे चीज़ काम नहीं कर रहे होते वहाँ पे भी कर जाता है। तो ये उनका एक मिनिमम कंपैरिजन दिया हुआ जी, विंडो एसीज में क्या बेस्ट बातें हैं, स्प्लिट AC में या कैसेट AC के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो ये देख लें आप कि जो हम बात करें कि उसमें नॉइस कम है, साइलेंट ऑपरेशन है, उसकी टायर जो कैपेसिटी है वो विंडो AC की 0.5 to 2 है, 7.5 to 210 है, 0.8 to 210 है, और कैसेट AC की इससे ज़्यादा है। इन दोनों के अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोल, डस्ट फिल्टर और बैक्टीरिया फिल्टर भी है, जबकि इसके अंदर बैक्टीरिया फिल्टर नहीं है, ठीक है।
ये वॉल डेकोर के साथ ना ब्लेंड हो जाता है, और ये किसी भी इंटीरियर डेकोर के साथ ब्लेंड हो जाता है। ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन सबसे ज़्यादा पहले वाले में है, लेकिन बाकी दो में ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन कम है, स्पेशलाइज चाहिए होता है। फिर आ जाएंगे हमारे पास यूनिटरी पैकेज सिस्टम। ये इंडिविजुअल सिस्टम की तरह ही होता है, लेकिन ये एक रूम से ज़्यादा को सर्व कर सकते हैं। इनके अंदर डॉट वॉट लग जाता है, फैन लग जाते हैं, तो ये थोड़े से ज़्यादा सर्विंग के लिए स्मॉल रेस्टोरेंट, स्मॉल शॉप और स्मॉल कोल्ड स्टोरेज के अंदर ये यूज़ होते हैं। अंदर वही चीज़ें हैं जो कि पहले मेन जो हमारे पास सेंट्रल सिस्टम होते हैं उसके तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। अगर तो वो सेंट्रल सिस्टम जो है वो एयर सिस्टम है, तो एयर हैंडलिंग यूनिट्स होंगे, इसमें एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा जिसे हम इंडक्टिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, और टर्मिनल होंगे। वाटर सिस्टम में चिल्ड वाटर सिस्टम होगा, हॉट वाटर सिस्टम होगा, और कंडेंसर होगा वाटर सिस्टम के लिए। सेंट्रल प्लांट के अंदर रेफ्रिजरेशन चिलर प्लांट और बॉयलर प्लांट दोनों एग्जिस्ट करें। ये हमारे पास एक जनरल दिखाया हुआ है कि अगर हमारे पास वाटर सिस्टम है तो नीचे बॉयलर्स लगे होंगे या चिलर्स लगे होंगे, चिलर्स फॉर कोल्ड एंड बॉयलर्स फॉर हॉट वाटर। इसी तरह जो कूलिंग टावर होगा वो हमारे पास लगा हुआ होगा। आउटसाइड इनसाइड क्या कहते हैं, आउटसाइड एयर इनटेक के लिए हमारे पास डक्ट्स होंगी, और डक्ट सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। डिफ्यूज़र्स या रजिस्टर लगे हुए होंगे ताकि हम कमरों में या कहीं पर भी इसे थ्रो कर सकें एयर को। वाटर के लिए हमारे पास टर्मिनल यूनिट्स लगे हुए होंगे जिन्हें हम कहेंगे रेडिएटर्स हैं, या कोई और होंगे हमारे पास, ठीक है। तो वो चीज़ हमें क्या कहते हैं, काम दे सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ऑल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, यानी जिसमें सिर्फ एयर ही है हमारे पास, तो उसके अंदर हमारा मेन कंपोनेंट जो होगा वो एयर होगा। और फ्लोर कौन कौन सी चीज़ें होंगी कूलिंग के लिए हमारे पास। कूलिंग अगर हमने क्या कहते हैं काम करते हैं, तो हीट सोर्स, फैन, एयर सप्लाई डक्ट्स, एयर डिफ्यूजर्स, ह्यूमिडिफायर्स, रिटर्न एयर डक्ट्स, आउटसाइड एयर डक्ट्स, एग्जॉस्ट, एयर फिल्टर, ह्यूमिडिफायर, तो ये हमारे पास, ठीक है, टोटल क्या कहते हैं कुछ चीज़ें होंगी जो कि ऑल एयर सिस्टम में होंगी। हीटिंग के अंदर क्या होगा, कूलिंग सोर्स होगा। अब आप कह रहे होंगे कि जी हीटिंग और कूलिंग का क्या मतलब है। कूलिंग का मतलब ये कि जब हमारे पास सर्दी में हमने इसे यूज़ करना है तो हमारे को लाजमी बात है हीट सोर्स होगा। और जब हीटिंग करके कहते हैं गर्मियों में यूज़ करना है, यानी हीटिंग के टाइम पे यूज़ करना है, तो उसे हमने कूलिंग। AHU कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, एक बॉक्स टाइप का होता है, फैक्ट्री मेड भी मिल जाता है, और खुद भी आप असेंबल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है आगे देखते हैं। डक्ट्स जो होती हैं हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का मेन पार्ट है। ये डिलीवर करती हैं और रिमूव करती हैं एयर को, ठीक है। इनके अंदर एयर फ्लोज के लिए हमारे पास कंट्रोल भी लगे हुए होते हैं। तो इनकी टाइप सप्लाई एयर, रिटर्न एयर, एग्जॉस्ट एयर के लिए से हर कोई डिफरेंट। ये हमारे पास AHU के अंदर की कुछ चीज़ें हैं कि हमारे पास हीटिंग सोर्स, कूलिंग सोर्स, और इस तरह की जो हमारे पास सिमुलेशन है, फिल्टर्स लगे हुए होंगे, और ह्यूमिडिफायर रियल में देखने में कुछ इस तरह के होते हैं। ये अक्सर फैक्ट्रीज के बाहर आपको शायद पड़े हुए नजर आए। डक्ट सिस्टम अगर आप देखें तो इस तरह का होता है, फ्रेश एयर आ रही है और एक मेन डक्ट होती है, उसके साथ कुछ और डस्ट जा रही होती हैं, ठीक है। और इसी तरह रिटर्न डक्ट होती है जो कि रिटर्न कर रही होती है, और आगे यहाँ पे डिफ्यूजर्स लगे हुए होते हैं जो कि एयर को मूव करते हैं। देखने में डक्ट्स कुछ इस तरह की होती हैं। अगर आपने किसी शॉपिंग मॉल या बड़े मॉल की पार्किंग देखी हो, उसमें नज़र आएंगे, या उसके साइड एरियाज में नज़र आएंगे, ये एलुमिनियम फॉइल की इंसुलेशन इस तरह की डक्ट्स नज़र आती हैं। राउंड भी होती हैं और स्टेयर्स। अगर हम एयर फ्लो की बात करें तो इस डायग्राम को आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपको बताएगी कि फ्रेश एयर किस तरह आती है। उसके बाद फिल्टर्स क्या करते हैं, फिर फैन जो होता है वो उसको तेज़ चलाता है, चिलर हीट और कूल करता है, कंडीशन स्पेस में जाती है, और वहाँ से फिर दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं। यू हैव टू क्लिक दिस डायग्राम ऑन द 50 आई विल गिव यू। ये हमारे पास कुछ आउटडोर एयर आ रही है, एयर हैंडलिंग यूनिट है हमारे पास। सॉरी आउटडोर एयर, हाँ आ रही है, एयर हैंडलिंग यूनिट जो हेड चेंज करके उसे सप्लाई कर रहे हैं हमारे रूम्स के अंदर। रूम्स के अंदर हमारी कूलिंग हो रही है, और यहाँ से रिटर्न डक जो है वो उसे वापस लेके जा रहा है और रिलीव कर रहा है। इसी तरह जो किचन है, किचन के अंदर एग्जॉस्ट डक लगी हुई है जो कि किचन की हीट को बाहर निकाल रही है, ठीक है। अगर हम वाटर सिस्टम की बात करें तो वाटर सिस्टम के अंदर हमारे पास पानी के लिए हीट सोर्स होगा, पंप होंगे, पाइपिंग होगी, और टर्मिनल यूनिट्स होंगे। ये हमारे पास हीट सॉर्टर है, हॉट वाटर सप्लाई यहाँ से जाएगी, पंप जो होगा इस पानी को आगे पुश करेगा पाइपिंग के जरिए,
पाइपिंग के ज़रिए। और पाइपिंग जो है पहले एक रूम का इसमें दिखाया हुआ है, ये वाली लाइन जो है वो अदर रूम से नहीं और रूम से भी जाएगी मेन पाइप से। यहाँ पे अंदर टर्मिनल यूनिट्स लगे हुए होंगे, जो टर्मिनल यूनिट रेडिएटर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कन्वेक्टर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो रूम को हीटअप करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से जो पानी है टर्मिनल यूनिट से जो ठंडा पानी होगा वो वापस आएगा, और वापस आके ये अगेन से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। कूलिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, हीटर बॉयलर की जगह चिलर्स लगे होंगे। क्या लगे हुए होंगे, चिलर लगे होंगे, कूलिंग सोर्स लगा हुआ होगा। सिर्फ ये फर्क है, कंबाइन कर लें तो हमारे पास हीटिंग सोर्स भी लगेगा, कूलिंग सोर्स भी लगेगा, और साथ आ जाएंगे वॉल्व। ये जो वॉल्व होंगे, अगर हमें सर्दियाँ हैं तो कूलिंग सोर्स के जो वॉल्व होंगे उन्हें बंद कर देंगे, और हीटिंग सोर्स के जो वॉल्व होंगे उन्हें ओपन कर देंगे। गर्मी में वाइस वर्सा कूलर पर नहीं। इसी डायग्राम को क्लिक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हाउ दिस साइकिल वर्क। ये हमारे पास एक ऑल वाटर जो वाटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो इस तरह का दिखता है कि कंप्रेसर, एवापोरेटर, कंडेंसर, और से जो मुख्तलिफ टेम्परेचर हैं वो उसमें ठीक है। चिलर हमारा सेंट्रल प्लांट होता है। कॉमन टाइप ऑफ चिलर के अंदर हमारे पास मैकेनिकल कंप्रेशन चिलर्स होते हैं, जिसे हम वीसीसी कहते हैं, और एब्सॉर्प्शन चिलर। ये हमारे पास ताकि आपको भी इंडस्ट्री में जाइए, जब भी आप काम करें आपको पता चले। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डिज़ाइन गोल क्या होता है कि हमने हाई क्वालिटी सिस्टम अचीव करना है जो कि बहुत एफिशिएंटली वर्क करे और कॉस्ट इफेक्टिव है। सारे डिज़ाइन क्राइटेरिया मीट होने चाहिए, और रिक्वायरमेंट जो भी ऑनर की उसमें सेटिस्फाई करनी है। गुड इंडोर क्वालिटी एयर हमें प्रोवाइड करना है। सिस्टम रिलायबल होना चाहिए, और फायर प्रोटेक्शन के लिहाज से भी एयर कंडीशनिंग सेलेक्ट कैसे करते हैं इसके लिए, बिल्डिंग लोकेशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल क्लाइमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ करना है। हमें उसमें बिल्डिंग के फंक्शंस भी देखने, तो बिल्डिंग काम किस तरह करेगी, तो कौन से लगाएंगे। क्लाइंट का बजट भी देखना होगा, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और एक्सपेक्टेशन भी। तो ये काम सिविल वाले भी, और आर्किटेक्चर का भी इसमें बहुत हाथ है। तो हमारे पास जो सिलेक्शन होगी उसमें परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट देखेंगे, हमको कंफर्ट चाहिए, नॉइस किस तरह चाहिए, कंट्रोल ऑप्शंस क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी हमारे रेगुलेशन कोड होंगे उसके लिहाज से हमारी क्या करना है। कैपेसिटी कितनी है, कितना बड़ा ही लगाना है, हमें एक यूनिट लगाना है, ज़्यादा लगाना है, जोन बनाना है, क्या करना है। स्पैटियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि क्या हमारे पास रूम की स्पेस है भी सही, डक्टिंग की स्पेस है या नहीं है, टर्मिनल की स्पेस है या नहीं है, कॉस्ट क्या है, इनिशियल कॉस्ट कितनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, मेंटेनिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, एनर्जी कितनी है कि इकोनॉमी को कैसा है, एनवायरमेंट रीजन के लिहाज से हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिस्टम क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, स्टैटिक्स दिखने में कितना होना चाहिए, लाइफ टाइम कितनी चाहिए, कितना लाइफ होनी चाहिए उसकी, रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस कितनी होनी चाहिए। तो ये था हमारा कुछ बातें अबाउट स्कोप ऑफ एयर कंडीशनिंग के, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और किस किस तरह के होते हैं और क्या उनके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू टीच यू।